hard to breathe, but that's alright. Hush. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू अनटोल्ड नॉलेज। एक आम आदमी कैसे मुजरिम बन जाता है? क्या इसमें हुकूमत का हाथ है, आवाम का हाथ है, या इस लॉकडाउन का हाथ है? ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मैं तुमसे और बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। जानता हूँ तुम लोग सख्त हालात में हो, फाके काट रहे हो, मगर मैं यहाँ बैठा कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कर सकता हूँ कि खाना पीना छोड़ सकता हूँ ताकि खुद को तुम्हारे साथ तो महसूस कर सकूं। ये वो खत था जिसने सेंट्रल जेल कराची की इंतजामिया को मुश्किल में डाल दिया। खत लिखने वाला कैदी भूख हड़ताल कर चुका था। इंतजामिया कोशिश के बावजूद भूख हड़ताल खत्म न कर सकी तो आला हक्काम को मुतला किया गया, जिसके बाद इस मामले की इंक्वायरी एक नौजवान पुलिस अफसर के पास आ गई। यह किस्सा पुलिस अफसर ने सुनाया। पुलिस अफसर के मुताबिक मैंने खत पढ़ा तो बेचैन हो गया, फाइल अपने घर ले गया और वो खत अपनी अहलिया को दिखाया तो वो रोने लगी। मैंने इस कैदी की फाइल पढ़ी। वो कैदी डकैती के इल्ज़ाम में सज़ा भुगत रहा था। हैरत अंगेज बात यह थी कि जिनके घर में डकैती मारी थी उन्होंने मुकदमा किया और न थाने आए। सब कुछ सरकारी मुद्दईयत में हुआ और मुलजिम को सज़ा हो गई। मैं अगले ही रोज़ मलीर में उस कैदी के घर चला गया। उसकी अहलिया और 3 बच्चे मलीर खोखरा पार में एक कमरे के टीन की छत वाले घर में रहते थे। सहन एक कोने में चूल्हा रख के किचन और दूसरे कोने में चादर के पीछे बाल्टी और ईंटें रख के वॉशरूम और टॉयलेट बनाया गया था। मैंने कैदी की अहलिया से तफसीलात पूछी तो कहने लगी कि वो गधा गाड़ी चलाता था। कराची के ख़राब हालात के दौरान फायरिंग से उसका गधा मर गया। वो कई दिन तक मजदूरी ढूंढता रहा मगर उसे काम ना मिला। इधर बच्चे भूख से बिलक रहे थे। मोहल्ले वाले मदद कर रहे थे मगर कब तक। जब ज्यादा तंग हुए तो मैंने उसे कहा कि कहीं से भी राशन लेकर आओ वरना मैं बच्चों को मार दूंगी। वो खामोशी से चला गया और फिर शाम को इत्तला हुई कि डकैती मारते हुए उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो डकैत नहीं है, उसे मैंने डाकू बनाया है। खातून रोते हुए बता रही थी। उस घर की हालत खातून के बयान की गवाही दे रही थी। मैं वहाँ से निकल के उस घर में गया जिसमें डकैती मारी गई थी। उन्होंने जब तफसीलात बताई तो मेरे होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि दोपहर के वक्त घर में ख़वातीन थीं। वो शख्स पिस्तौल के साथ घर में दाखिल हुआ और ख़वातीन को एक जानिब जमा होने का कहा। बुजुर्ग खातून ने कहा कि किसी को कुछ मत कहना, जेवर और रकम इस अलमारी में रखे हैं, वो ले लो। मगर उसने कहा मुझे रकम नहीं चाहिए, मैं बदतमीज़ी नहीं करना चाहता, इसलिए शोर मत मचाना और मुझे सिर्फ ये बताएं कि किचन किस तरफ है। उन्होंने हैरानी और परेशानी से उसे किचन बताया। वो शख्स किचन में गया, हमसे एक चादर ली और किचन में मौजूद राशन चादर में जमा करके रवाना हो गया। जाते हुए हमसे माजरत भी करके गया। खातून ने कहा कि हम तो हैरान रह गए थे और खामोश एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक बाहर शोर हुआ। हमने पता किया तो मालूम हुआ किसी मोहल्ले वाले ने मशकूक हालत में चादर में सामान समेटे उसे घर से निकलते देखा तो शोर मचा दिया, जिस पर मोहल्ले वालों ने उसे पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। खातून और उस घर के मर्दों का कहना था कि तरीक़ा वारदात और सिर्फ राशन चोरी करने से हमें अंदाज़ा हो गया था कि वो शख्स ज़रूरतमंद है, इसलिए हम उस शख्स के खिलाफ न थाने गए और न मुकदमा कराया। मैंने मुताल्लिका थाने के SHO को बुलाया तो उसने बताया कि मोहल्ले वाले पकड़ के लाए थे। उसने एतराफ़ भी किया कि डाका मारा है और उसके पास से जो पिस्तौल बरामद हुआ वो नकली भी था। मुकदमा कराने कोई नहीं आया था तो हमने सरकारी मुद्दई में मुकदमा अदालत में पेश किया और अदालत ने सज़ा दे दी। मैंने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की, साथ ही उस घराने के अफराद के बयान लगाए जिनके घर डकैती हुई थी और तफसील आला हुक्काम को भेज दी। मुकदमा अदालत में दोबारा चला। उस शख्स को चंद दिन में ही जमानत और कुछ अरसे बाद रिहाई मिल गई। वो शख्स रहा हुआ तो मैंने उससे कहा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना और उससे कुछ रकम देने की कोशिश की तो उसने रकम लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि मुझे कहीं मजदूरी दिलवा दें। अब वो शख्स अपने घर की करीबी पुलिस चेक पोस्ट पर सिविलियन मुलाजिम है। ये हड़तालें और लॉकडाउन कितने घर उजाड़ते हैं, कितने घरों में फाके कराते हैं और कितने डाकू पैदा करते हैं। इसका अंदाज़ा न हमारे बेहिस हुक्मरान लगा सकते हैं और न हमारा अदालती निज़ाम। तो यकीनन ज़रा नहीं पूरा सोचिए।